बात करते हैं अपने पहले सेंट्रीफ्यूज की, जो रहने वाला है हमारा बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, मॉडर्न बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज इज ए लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। पहली बात, इसमें स्पीड इसका लो है, लो स्पीड है, ठीक है, लो स्पीड है। और आपके पास रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स RCF हमने बात किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 में बात किया था रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की थी हमने। तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें कितना देखने को मिलता है आपको, 3000 से लेके 7000 G तक। ठीक है ना, 3000 से लेके 7000। हमने बताया था इसको जी का यूनिट देते हैं, जी की यूनिट होती है यहाँ पे, यूनिट ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ यूज़ करते हैं RCF के लिए, पता है ना। RCF की यूनिट में हम यूनिट ऑफ ग्रेविटी यूज़ करते हैं। तो 3000 से लेके 7000 G तक, ठीक। दैट कैन बी विद और विदाउट एक कूलिंग सिस्टम। इसमें कूलिंग सिस्टम हो भी सकता है और कूलिंग सिस्टम नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो बेंच टॉप में याद रखो, पहली बात याद रखो, बेंच टॉप में स्पीड लो होती है, RCF की वैल्यू 3000 से लेके 7000 G तक, ठीक है ना, 3000 से लेके 7000 G तक, ठीक। कूलिंग सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कूलिंग सिस्टम मीन्स आपके जो अंदर के जो सिस्टम आपका हीट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको कूल डाउन करने के लिए। तो कूलिंग सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। आप महंगा वाला लोगे तो हाँ कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, थोड़ा सस्ता वाला लोगे तो नहीं देखने को मिलेगा, प्राइस की बात है। इट इज़ रूटीनली यूज इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो क्लिनिकल लेबोरेटरी में ये देखने को मिलता है किस चीज़ के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ ब्लड सेल और प्लाज्मा और सीरम। इन चीज़ों के सेपरेशन के लिए आपको ये क्लिनिकल लेबोरेटरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लिनिक वाले इसको रखते हैं। एज वेल एज इन सेल कल्चर एप्लीकेशन में भी इसका यूज आता है, ठीक है। तो थोड़ी बातें याद रखनी है कि बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज का स्पीड लो होता है। RCF की वैल्यू आपको याद रखनी है 3000 से लेकर 7000 तक। आपको याद रखना है कि इसमें कूलिंग सिस्टम हो भी सकता है, कूलिंग सिस्टम एब्सेंट भी हो सकता है एंड प्रेजेंट भी हो सकता है। RCF की वैल्यू याद रखनी है, लो स्पीड होता है, RCF की वैल्यू याद रखनी है। कूलिंग सिस्टम हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों हो सकती है, ठीक है ना। कूलिंग सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। और आपको एक याद रखना है इसका यूजेस कहाँ कहाँ आता है। ये आपके पास क्लिनिकल लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, ये आपके पास सेल कल्चर एप्लीकेशन में भी यूज आया जाता है, सेल कल्चर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सेल कल्चर में भी एक थोड़ा काम का है। और बाकी क्लिनिकल लेबोरेटरीज में किस चीज़ के लिए यूज होता है, ब्लड सेल और प्लाज्मा और सीरम को सेपरेशन के, इन चीज़ों की सेपरेशन के लिए, ठीक है ना। अब देखो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज इज वाइडली यूज्ड फॉर रूटीन लेबोरेटरी वर्क। ये लैब्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको लैब्स में डेली के जो वर्क्स होते हैं, ठीक है ना, रूटीनली वर्क्स जो होते हैं, जो डेली के वर्क्स होते हैं लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेगा। द सैम्पल वॉल्यूम सेंट्रीफ्यूज आर ए स्मॉल, ठीक है। तो इसमें जो सैंपल का जो वॉल्यूम हम इंसर्ट करते हैं वो स्मॉल होता है, जो सैंपल हम यूज़ करते हैं इसमें वो स्मॉल होता है। बेसिकली कितना होता है, 0.5 से लेके 1.5 मिलीलीटर, 0.5 से लेके 1.5 मिलीलीटर का ही आप सैंपल इसमें यूज़ करते हो। तो सैंपल की वॉल्यूम कितनी है, इतनी, 0.5 से लेके 1.5 मीन्स आपके पास स्मॉल सैंपल, ठीक है। स्मॉल सैंपल मीन्स लो वॉल्यूम, ठीक है, कम वॉल्यूम का ही आप इसमें क्या कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन कम वॉल्यूम का करोगे। एंड इट कैन एकोमोडेट 24 सैंपल। इसमें आप 24 सैंपल ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हो। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में आप 24 सैंपल ट्यूब्स इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इट जनरेट अप टू 15,000 इसके पास RCF की वैल्यू दे रखी है। RCF की वैल्यू, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 15,000 G, ठीक है ना। और RCF का रिलेशन हमारा RCF का रिलेशन क्या बोलते हैं उसको, RPM। दिखाई देता हूँ, हमें लास्ट लेक्चर में यहीं पे बात करी थी कि, एक सेकेंड, RCF का रिलेशन RPM से और रेडियस
रेडियस ऑफ द रोटर, सेंटर ऑफ रोटेशन से रोटर तक की दूरी। तो इस चीज़ से रिलेशन देखा था कि आरपीएम के स्क्वायर में आता है, आरपीएम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट स्क्वायर के, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड आर सी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम का स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, आरपीएम का स्क्वायर, ये चीज़ याद रखनी है। इससे रिलेशन कैसे बनता है आरपीएम से और रेडियस ऑफ रोटर से, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा काम के लिए, हाँ अगर कहीं पूछ लेते कि इसका रिलेशन बताओ आरसीएफ का, अगर आरसीएफ का रिलेशन आरसीएम से, तो हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे आरसीएफ की वैल्यू आपको याद रख लेनी पड़ेगी 15,000 G, ठीक। देखा हमने बेंच टॉप से जो ज़्यादा ही है, बेंच टॉप वाले से ज़्यादा है। विदाउट रेफ्रिजरेशन हो सकता है, विद और विदाउट, ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन से मीन्स कूल डाउन सिस्टम, ठीक है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज़ प्राइमली यूज्ड इन स्पिन स्मॉल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। बहुत छोटे छोटे से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे से होते हैं। उसको एप एंड ऑफ भी बोला जाता है, ठीक है ना, एपेंडोर्फ भी बोला जाता है। अब बेसिकली अगर इस लेक्चर का वो देखोगे, थंबनेल देखोगे, इस लेक्चर का थंबनेल देखोगे, तो वहाँ पे जो यूज़ किया गया, वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज़ किया गया वो भी एक छोटा सा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इस लेक्चर का थंबनेल देख लो, वैसे बाकी इस लेक्चर के भी थंबनेल देख लो, एक छोटा सा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं एपेंडोर्फ, एपेंडोर्फ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, स्मॉल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज़ करते हैं किसमें। अब देखो हम पहले ही बता दिए ना कि वॉल्यूम तो हमारे पास कम है ना, वॉल्यूम कितना है 0.5 से लेके 1.5 ml, वॉल्यूम तो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो ट्यूब क्या इतना बड़ा ट्यूब यूज़ करोगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब भी तो छोटा सा ही होगा। तो हाँ छोटा ट्यूब है, उसको हम एपेंडोर्फ ट्यूब बोलते हैं। एट हाई स्पीड, तो स्पीड तो इसमें हाई रहती है। देखो बेंच टॉप में स्पीड कम है, बेंच टॉप में स्पीड कम है, आरसीएफ की वैल्यू 3000 से लेकर 7000, यहाँ यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। 15,000 का हमारे पास क्या देखने को मिलता है, आरसीएफ की वैल्यू, आरसीएफ की वैल्यू 15,000 देखने को मिलती है। हमें सैंपल का वॉल्यूम कम रखना है, सैंपल की वॉल्यूम हम कम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है वो छोटा सा होता है, स्मॉल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हमको देखने को मिलता है, जिसको हम एपेंडोर्फ बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर मैनी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन सच एज पैलेटिंग pelleting of nucleic acid and concentration of proteins, प्रोटीन्स को कंसनट्रेट करेंगे, मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स समझ लो, इसको भी आप पैलेटिंग ही करा रहे हो, तो पैलेटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सैंपल आप बोल सकते हो, ठीक है। कंसनट्रेट करना मीन्स एक जगह पे सारे मॉलिक्यूल को, बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक जगह पे कंसनट्रेट कर देना, एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देना, ठीक है। और अगर वो नीचे बैठ जाएंगे, वो चीज़ कंसनट्रेशन, अगर कंसनट्रेशन होकर वो नीचे बैठ रहे हैं, मीन्स सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे आपस में एक जैसे मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेट भी हो रहे हैं, वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जा रहे हैं, तो बोल देते हैं उसको पैलेटिंग। हाँ अगर कंसनट्रेट होकर आपके ट्यूब में ही कहीं ऊपर या बीच में कहीं फ्लोट कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि हाँ बस कंसनट्रेट हो रहा है और कुछ नहीं। पैलेटिंग तब बोलेंगे जब कंसनट्रेट वो कहाँ पे हो जाए, बॉटम में, ट्यूब्स के बॉटम में जब जाके कंसनट्रेट हो जाए, तब उसको बोलते हैं पैलेटिंग, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अपने रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज के बारे में, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, सो दे आर रेफ्रिजरेटेड एंड कैन जनरेट हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेफ्रिजरेटेड मीन्स यहाँ पे कूल डाउन सिस्टम होगा, ठीक है ना, कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, एंड कैन जनरेट हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आरसीएफ की वैल्यू देख लो यहाँ पे, आरसीएफ की वैल्यू रहने वाली है आपके पास 60,000 G, ठीक है ना, 60,000 G। पहले हमने क्या देखा, बेंच टॉप में देखा था 3,000 से लेके 7,000 तक, ठीक है, 3,000 से लेके 7,000 तक। फिर हमने देखा 15,000, फिर हमने देखा 15,000 आपके पास माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है ना, 15,000 देखा था हमने। तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कहाँ चला गया, अब हम बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज के बारे में, जिसका आरसीएफ का वैल्यू 60,000 हो गया है, ठीक है ना, आरसीएफ की वैल्यू बढ़ रही है।
ठीक है ना, आरसीएफ की वैल्यू बढ़ रही है। इसके बाद जब आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज देखोगे तो वहाँ पे तो लैक्स में वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो 1000 में है, वहाँ पे 2 लाख to 4 लाख चला जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 3000 से लेकर 4000, फिर देखा हमने 15,000, फिर देखा हमने 60,000 हो चुका है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज में आते आते। तो हाँ, हाई स्पीड है, हाई स्पीड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी रोटर साइज, रोटर के साइज़ के हिसाब से, रोटर का साइज़ क्या है ना, किस साइज़ का रोटर है, किस टाइप का रोटर है, टाइप्स ऑफ रोटर हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ रोटर हमने पढ़ा, और रोटर का साइज़ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है। ठीक है ना, रोटर का साइज़ क्या है और रोटर का टाइप क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स इंसर्ट कर सकते हो, कितने सैम्पल ट्यूब आप एक साथ अपने सेंट्रीफ्यूज में रख सकते हो, कितने ट्यूब्स को आप रख सकते हो, और ट्यूब्स की वॉल्यूम कितनी रख सकते हैं, ट्यूब्स की वॉल्यूम क्या होगी, ट्यूब्स की वॉल्यूम क्या होगी और ट्यूब्स का नंबर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास रोटर का साइज़ क्या है, रोटर का टाइप क्या है। ठीक है ना, कैन बी सेंट्रीफ्यूज। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंशियल सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेल। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन तो हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। डिफरेंशियल सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनल का मतलब है, देखो अगर आपके पास एक हल्का बॉल है, एक हल्का बॉल है, और गोल 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 घुमाओ, पहले उस बॉल को बिल्कुल गोल गोल घुमाओ, एक टाइम पे उसको छोड़ दो तो वो कहीं थोड़ा दूर जाएगा। बट एक बार आपके पास जब हैवी बॉल लोगे, उस जो स्मॉल बॉल था, जो आपके पास लाइट बॉल था, अब उससे थोड़ा हैवी बॉल ले लो और उसको थोड़ा घुमाओ, उसको घुमाओ, उतना ही घुमाओ जितना पहले वाले घुमाया था। ठीक है ना, उसी स्पीड से उसको भी घुमाओ, अब उसको छोड़ो, वो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, और उससे भी हैवी बॉल लोगे और उसको उतना ही तेज़ घुमाओगे और छोड़ोगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनल है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनल है, उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर जाके सेपरेट होंगे, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो कम दूर पे आपको देखने में मिलेंगे। मीन्स ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, ये रहा आपका सैम्पल ट्यूब, आपने सभी इसमें सब ऑर्गेनल है, ठीक है, इसमें सब टाइप के ऑर्गेनल है। ठीक है, लेकिन जिस ऑर्गेनल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है ना, वो ज़्यादा नीचे सेडिमेंट करेगा। ठीक है, और जिसकी कम होगी वो थोड़े ऊपर ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, हाँ किस हाइट पे है वो हमें देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे इसमें डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में। इसकी डिटेल में बात करेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे, अभी बस याद रख लो। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल को सेपरेट करने के लिए ये तरीका मस्त है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेपरेशन, डिफरेंशियल सेपरेशन। ठीक है ना, किस चीज़ का, ऑर्गेनल का डिफरेंशियल सेपरेशन करेंगे। और डिफरेंशियल सेपरेशन में क्या फैक्टर यूज होता है, डेंसिटी। ठीक ना, अब देखो, सेपरेटिंग फ्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्शियल प्योरीफिकेशन यूजिंग अमोनियम सल्फेट। देखो क्या, पहली बात समझ लो, पार्शियल प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है। पार्शियल प्योरीफिकेशन बेसिकली यहाँ पे जो ये हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट से पार्शियल प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, ये किस चीज़ का होता है, ये प्रोटीन का होता है। बेसिकली ये प्रोटीन के लिए किया जाता है। सो पार्शियल प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ द टारगेटेड प्रोटीन, ठीक है ना, फ्रॉम द अदर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर। देखो अगर आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन, मान लो आपके पास कोई प्रोटीन का नाम ले लो ना, कोई प्रोटीन है एक्स, ठीक है ना, आपके पास सैंपल ट्यूब है, उस सैंपल ट्यूब में एक प्रोटीन है एक्स, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन है। हमें उस एक्स प्रोटीन को निकालना है। ठीक है ना, उस एक्स प्रोटीन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, हम उसमें यूज़ करेंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो, देखो हमने अमोनियम सल्फेट धीरे धीरे करके डाला, ठीक है ना, धीरे धीरे करके हमने अमोनियम सल्फेट डाल दें, स्लोली हम अमोनियम सल्फेट डाल दें सॉल्यूशन में। जो प्रोटीन, मान लो हमारे पास प्रोटीन है एक्स, ठीक है ना, ये किसी खास कंसंट्रेशन पे, किसी खास कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट की किसी खास कंसंट्रेशन पे ये क्या हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, किसी खास कंसंट्रेशन पे आपने एक ड्रॉप डाला, नहीं कंसंट्रेशन नहीं बना, मतलब ये पीपीटी फॉर्म नहीं किया, ये प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, ये प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। आपने 2 बूंद डाला, ये अभी भी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। आपने 3 बूंद डाला, नहीं हुआ, अभी ये सॉल्यूबल है। ठीक है ना, आपने जैसे जैसे अमोनियम सल्फेट की मात्रा बढ़ाई, ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आएगा, एक कंसंट्रेशन ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मीन्स अब ये सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है ना, एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी अमोनियम सल्फेट की, मान लो 50 बूंद,
ठीक है। मान हम बूंद के हिसाब ड्रॉप के हिसाब से देखते हैं। 50 ड्रॉप आपने अमोनियम सल्फेट यूज़ किया, तब ये पीपीटी फॉर्म कर लिया, तब ये प्रेसिपिटेट बन गया, तब ये प्रेसिपिटेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ना। उससे पहले ये क्या था, उससे पहले ये सोल्यूबल था, उससे पहले ये सोल्यूबल था, समझ रहे हो। 50 ड्रॉप से पहले ये सोल्यूबल था, 50 ड्रॉप से पहले ये सोल्यूबल था, लेकिन 50 ड्रॉप के बाद आपने जितना बढ़ाया ना जब कंसेंट्रेशन अमोनियम सल्फेट का, तो ये क्या हो गया, ये एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, ये एक्यूमुलेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। अब ये सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब जब ये एक्यूमुलेट हो चुका है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम उस सॉल्यूशन को डालेंगे अपने सेंट्रीफ्यूज में और उसको घुमा देंगे और उसका पैलेट बना लेंगे, ठीक है ना। अब उसका पैलेट बना लेंगे, तो वही बोला जाता है सेपरेटिंग फ्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्शियल प्योरीफिकेशन यूजिंग अमोनियम सल्फेट। ये जो अमोनियम सल्फेट से हमने जो उसका एक्यूमुलेशन किया ना, अमोनियम सल्फेट से जो उसका पीपीटी फॉर्म किया, जो उसका प्रेसिपिटेट किया, जो उसको एक्यूमुलेट करवाया, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्योरीफिकेशन, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्योरीफिकेशन। पार्शियल प्योरीफिकेशन मीन्स प्रोटीन का सेपरेशन, टारगेटेड प्रोटीन का सेपरेशन फ्रॉम अदर कंपोनेंट, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये चीज़ खत्म होती है, तो हमने उसको क्या कराया, एक्यूमुलेट करवाया और उसको सेंट्रीफ्यूज में डाल के उसको पैलेट बनाया, और उस पैलेट को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्शियल प्योरीफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा पार्शियल प्योरीफिकेशन। इन ऑप्टेनिंग टिश्यू एक्सट्रैक्ट, अब आप टिश्यू को इसमें रख सकते हो सेंट्रीफ्यूज में, आप टिश्यू को सॉरी रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज में आप क्या करो, टिश्यू को इंसर्ट कर दो और उसको क्या कराओ, उसको रोटेट करवाओ, सेंट्रीफ्यूज को ऑन कर दो, तो क्या होगा ना, तो आपका जो आपका टिश्यू है, टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट, टिश्यू में कुछ खास चीज़ है, मान लो एक टिश्यू में बहुत सारे कंपोनेंट है, टिश्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टिश्यू का कोई खास एक्सट्रैक्ट आपको चाहिए, टिश्यू के कुछ स्पेसिफिक, कहाँ जाता है, उस टिश्यू में से आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट उसका निकालना है। क्या हो गया, छोड़ो, उस टिश्यू में से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट को, कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट को आपको निकालना है, रिमूव कराना है, ठीक है ना, आपको वो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज का यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, टिश्यू में से आपको यही ऑर्गेनेल्स कोई निकालना होता है, आप टिश्यू यूज़ करो, टिश्यू में से आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, आपको राइबोसोम चाहिए, ठीक है ना, आपको गोल्जी बॉडी चाहिए, तो यही चीज़ के लिए बिल्कुल ऑर्गेनल सेपरेशन ही करते हैं इस चीज़ में भी हम, ठीक है। एंड अदर टेम्परेचर एंड अदर टेम्परेचर सेंसिटिव सेपरेशन, ठीक है ना, और इसको हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव ऑपरेशन सेपरेशन पे। मीन्स कुछ ऐसे सेपरेशन होते हैं जो अगर टेम्परेचर बढ़ने पे वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। मीन्स समझो, जब आप बेंच टॉप यूज़ कर रहे हो ना, जब आप बेंच टॉप यूज़ कर रहे हो, जब आप बेंच टॉप यूज़ कर रहे हो, तो सेल के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, सेल के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर बढ़ने पे डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, या तो वो डिग्रेड कर जाता है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या फ़ायदा, मीन्स मान लो आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है, तो आपको चाहिए कि हाँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के मस्त स्टडी करूँ। लेकिन आपने जब देखा कि जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। तो अब उस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के आप क्या करोगे, उस बिगड़े हुए स्ट्रक्चर से आप क्या कर लोगे। तो हाँ, वही बोला जा रहा है, जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, बार बार क्या हो रहा है इसको, जो टेम्परेचर सेंसिटिव ऑपरेशन है, सेपरेशन है, ठीक है, जो टेम्परेचर सेंसिटिव सेपरेशन है, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, उनके लिए हम यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन को, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन को, कि यहाँ पे टेम्परेचर से कुछ दिक्कतें ना आए। यहाँ पे ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे होता है, ये बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अभी देखो, देखते हैं, ड्यूरिंग हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हाई स्पीड से आप सेंट्रीफ्यूज करवा रहे हो, बायोलॉजिकल सैंपल्स कैन लूज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड कैन इवन बी इरिवर्सिबली डैमेज, ऐसा डैमेज होगा कि उसको वो वापस से ठीक नहीं होगा। इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब कि ऐसा डैमेज हो चुका है कि वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, ऐसा डैमेज हो चुका है। इरिवर्सिबल डैमेज है यहाँ पे, इरिवर्सिबल डैमेज ड्यू टू दी हीट। क्यों, हीट के कारण, ज़्यादा तेज़ से घुमाओगे तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ज़्यादा स्पीड से घूम रही है आपकी सेंट्रीफ्यूज,
या ज़्यादा स्पीड से आपके रोटर्स घूम रहे हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा स्पीड से आपके जो रोटर्स में लगे ट्यूब्स, सैंपल ट्यूब्स घूम रही है, तो क्या होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। समझ सकते हो आप इतनी सी न्यूटन मैकेनिक्स। तो हाँ, हीट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके कारण जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ जाएंगे। जिस चीज़ का भी आप चाह रहे हो, कोई बायोमोलिक्यूल लेना चाह रहे हो, कुछ भी मान लो प्रोटीन लेना चाह रहे हो, हाई टेम्परेचर पे, आपको पता है प्रोटीन भी हाई टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर उसका भी बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये हीट जो जनरेट होती है, सो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज इज इंडीड एंड सैंपल आर जनरली सेंट्रीफ्यूज एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको कराया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज़ें कराई जाती है, सो डेट जो हीट एब्जॉर्ब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इस टेम्परेचर के कारण वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारा फाइनल एंड लास्ट एंड फाइनल, हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज, फिर हमने बात किया अल्ट्रा माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, फिर हमने बात किया रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। ये बहुत एडवांस टाइप का सेंट्रीफ्यूज है हमारे पास, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये सबसे एडवांस है। ये तीनों में से सबसे ज़्यादा एडवांस यही है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ सेंट्रीफ्यूज है जो मोस्ट एडवांस है। एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन, मीन्स ये बहुत ज़्यादा एडवांस है बाकियों से, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई स्पीड, ये बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में ही देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में ही देखने को मिलता है। एंड रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर सी एफ की वैल्यू यहाँ पे 2 लाख से लेके 6 लाख जी तक चली जाती है, समझ रहे हो। पहले कितना था, 3000 से लेके 4000 बेंच टॉप में। फिर हमने बात किया माइक्रो की, माइक्रो में था 15,000, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में 15,000। फिर हमने बात किया क्या, आपका था रेफ्रिजरेटेड, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटेड। उसमें था आपके पास कितना, उसमें था आपके पास 60K मीन 60,000, ठीक है, 60,000। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, तो ये तो लैक्स में चला गया, 2 लाख से लेके 6 लाख जी तक। These centrifuges are equipped with both a कूलिंग सिस्टम, इसमें कूलिंग सिस्टम होगा ही होगा, इसमें कूलिंग सिस्टम मस्ट है, इसमें कूलिंग सिस्टम होना ही चाहिए। और क्या, वैक्यूम चैम्बर, ठीक है ना, वैक्यूम चैम्बर इसमें होगा ही होगा। वैक्यूम चैम्बर और कूलिंग सिस्टम, देखो वैक्यूम चैम्बर क्यों, आप बहुत स्पीड में घुमा रहे हो, ठीक है ना, आपका जो रोटर है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, रोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है। और बहुत ज़्यादा स्पीड है, और अगर एयर है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में अगर एयर है, मतलब आपके आसपास एयर है, तो वो एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो उतनी स्पीड को गेन करने भी नहीं देगा, जितनी स्पीड हमें चाहिए वो एयर उसको अपोज करेगा। जो एयर फ्रिक्शन लगेगी वो उसको अपोज करने लग जाएगा, उतनी स्पीड हमें अचीव हो ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, एयर को निकाल दो, ठीक है ना, एयर को निकाल देंगे हम, ठीक है। तो हम वैक्यूम चैम्बर यूज़ करेंगे, सो दैट हम हाईएस्ट स्पीड, जो हम स्पीड अचीव कर सकते हैं, जितनी हाई स्पीड हम अचीव कर सकते हैं उतनी हम अचीव कर पाएँ, उसके लिए हमें वैक्यूम चैम्बर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, कूलिंग सिस्टम। अब देखो बहुत तेज़ आपकी रोटर घूम रही है, बहुत तेज़ आपका रोटर घूम रहा है, ठीक है ना, आपका जो रोटर है वो बहुत तेज़ घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपका हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इधर, इस केस में आपके पास हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कूलिंग सिस्टम लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे जो आपके प्रोटीन होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे, जो आपके ऑर्गेनल होंगे, सेलुलर ऑर्गेनल होंगे, वो उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, क्या स्टडी करोगे, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम और वैक्यूम चैम्बर ये मस्ट है। क्यों, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में हम जानते हैं स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इतना स्पीड को अचीव करने के लिए आपके पास, इतने स्पीड को अचीव करने के लिए आपके पास वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए। दूसरा, बहुत स्पीड में घूम रही है तो कूलिंग सिस्टम तो मस्ट है, क्यों, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, अगर उस हीट को मिनिमाइज नहीं किया गया तो क्या ही फ़ायदा, ठीक है। एज ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसलिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम और वैक्यूम चैम्बर दोनों ही हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखो, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिपरेटिव और दूसरा एनालिटिकल, दो टाइप का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। हम पहले बात करेंगे प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में।
इन ए प्रिपरेटिव रन्स ऑल डिटर्मिनेशन आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, मीन्स आपका सेंट्रीफ्यूज एक बार हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आप सारी जो चीज़ें हैं डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना, अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है कर लो कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कौन क्या है, ये सब हम जो भी डिटर्मिनेशन करते हैं वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के दौरान आपको कुछ डिटर्मिनेशन करने को नहीं मिलेगा कि कौन सा ऑर्गेनल ज़्यादा डेंस है। ठीक है ना, कौन सा ज़्यादा जल्दी सेडिमेंट कर रहा है, ये जो भी आपको डिटर्मिनेशन करना है, जो भी आपको डिटरमाइन करनी है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस की ख़त्म होने के बाद ही कर सकोगे। ठीक है ना, कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक बार ख़त्म हो गया, आपने मशीन स्टॉप करी, आपने सैंपल ट्यूब निकाला, अब आप डिटरमाइन करो जो भी आपको डिटरमाइन करना है, अब आप जो भी स्टडी करनी है करो। बट in case of analytical centrifuge, आपका एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है इसमें, एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज में। मीन्स आप सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, देखेंगे क्या होता है। बट हाँ, अभी इतना जान लो कि प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज में मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता। प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज में मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। वेयर एज इन एन एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज आपको एक ऑप्टिकल सिस्टम देखने को मिलता है फॉर डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। आप पार्टिकल के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल मूव कर रहे हो, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, उस चीज़ को आप देख सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन ईदर लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉल्यूशन, और लाइट एब्जॉर्प्शन। आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हो, पार्टिकल के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हो। अगर ये, और ये जो मूवमेंट आपको डिटेक्ट करना है, पार्टिकल के जो मूवमेंट को अगर डिटेक्ट करना है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी लाइट के एब्जॉर्प्शन पे, और किस चीज़ पे, ये डिपेंड करेगा आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। इन चीज़ की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, इन चीज़ की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। अभी एनालिटिक, अभी हम प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज तक अपनी बातों को रखते हैं। तो देखो, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज। देखो एक बार देख लो, एक बार ये रहा, यह है आपके पास प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज। तो क्या दिख रहा है, एक मोटर दिख रही है आपको, एक रोटर दिख रहा है, ठीक है, कंट्रोल पैनल दिख रहा है आपको, ठीक है, स्लाइडिंग डोर तो ये जो सिंपल सा एक ओपन करके आप चीज़ों को अंदर डालो, ठीक है, कूलिंग सिस्टम आपको दिख रहा है, वैक्यूम पंप दिख रहा है आपको, आर्मोरेट चैम्बर दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो, रोटर का तो काम हम जानते हैं, मोटर का काम हम जानते हैं, कूलिंग सिस्टम तो सिंपल सी बात है, हाँ कूल डाउन करेगा सिस्टम को हमारे, ठीक है। और ये जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है, इसके अंदर वैक्यूम है, ये वैक्यूम चैम्बर है। मुझे, मैं कितने रीजन की बात करूँ, ये देखो, ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, वैक्यूम पंप से। तो ये चैम्बर हमारा वैक्यूम चैम्बर हो गया, ठीक है। उसके बाहर जो ये दिख रही है आपको, ये चैम्बर, ये कूलिंग, यहाँ ये चैम्बर में कूलिंग होती है, ठीक है ना। ये चैम्बर कूल होता है जो पूरे सिस्टम को कूल डाउन करेगा, ठीक है। और आर्मोरेड जो आर्मोर्ड चैम्बर जो होता है, आर्मोर्ड चैम्बर, ये बेसिकली हैवी मेटल से बना होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग मेटल से बना होता है, सो डेट जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको ये क्या कर पाए, उसको ये सस्टेन कर, उसको ये विदस्टैंड कर पाए, जो मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाली है। देखो मोटर बहुत तेज है, अभी जो आपका जो मोटर है वो बहुत फास्ट मूव करने वाला है, बहुत फास्ट वो चलेगा, बहुत फास्ट वो चलेगा, ठीक है ना। क्यों, स्पीड हमारे पास बहुत ज़्यादा चाहिए, रोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आपका जो इक्विपमेंट है वो आपका कहीं ख़राब ना हो जाए, ठीक है ना, कुछ डैमेज ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो चैम्बर होती है, ये जो चैम्बर होती है, तो ये आर्मोरेड चैम्बर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। तो भी बस ओवर लाइन देख लो कि हाँ, आर्मोरेड चैम्बर दिख रहा है आपको, मोटर दिख रहा है आपको, रोटर दिख रहा है आपको, कूलिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है आपको, वैक्यूम पंप देखने को मिल रहा है, और क्या, कंट्रोल पैनल देखने को मिल रहा है। आ जाओ ऊपर, देखो, ए ड्राइव इंक्लूड ए ड्राइव एंड स्पीड कंट्रोल पैनल, आपको टेम्परेचर कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, स्पीड कंट्रोल पैनल, आपको वैक्यूम सिस्टम देखने को मिलता है, आपको रोटर देखने को मिलता है, एंड आपको एक कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर सेफ्टी रीजन के लिए द रोटर चैम्बर इज कम्प्लीटली इनक्लोज। जो रोटर चैम्बर है, ये जो रोटर चैम्बर है,
ये रोटर चैम्बर, ये किससे इनक्लोज है, ये आपके पास इनक्लोज है आर्मोरेड आर्मोरेड चैम्बर से, completely enclosed in an evacuated heavy armored chamber। ठीक है, तो बस इतना याद रख लो, जो आर्मोर्ड चैम्बर है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग मेटल से बना होता है, और ये इसको क्या करता है, ये इसको बचाता है एनी डैमेज से। ठीक है, देखो प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज इज मेनली यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इन दो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनल, लाइक प्रोटीन हो गया आपके पास, कोई भी लिक्विड बायोलॉजिकल सैंपल हो गया, तो कुछ भी आपका ऑर्गेनल हो गया जो आप सब सेल्यूलर ऑर्गेनल है, उनको आप क्या करना चाह रहे हो, उनको आप आइसोलेट करना चाह रहे हो, और प्योरीफिकेशन समझ रहे हो ना। प्योरीफिकेशन मीन्स आपको, मान लो आपको प्रोटीन को आइसोलेट करना है, किसी टारगेटेड प्रोटीन को आइसोलेट करना है, तो वही बोल रहे हैं इसको प्योरीफिकेशन। ठीक है ना, प्योरीफिकेशन ऑफ दी बायोमोलिक्यूल, प्योरीफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब बाकी जो चीज़ें हैं क्या है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये बाद में आएगा, अभी तो हम बस डिवाइस को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अभी तो हम डिवाइस को, पहले हमने रोटर को पढ़ा, अब हम पूरा सेंट्रीफ्यूज मशीन को पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो प्रोसेस है कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, एन एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज इज प्राइमली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सबसे पहली बात ये, इसका यूज करते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज को। सच एज डीएनए एंड कन्फर्मेशन चेंजेस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है, उस चीज़ को भी मेजर करने के लिए, उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज को। तो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज का आपने यूज़ देखा किस चीज़ के लिए, पहला पहला हमने देखा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तीसरा डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, बाकी और जितने भी चीज़ का है आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल का। फिर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज हो रहा है तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये तो आपने बस काम देखे। अब थियोडोर सिडबर्ग, तो इन्होंने ही इनका क्या किया था, इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। ठीक है ना, इन 1923 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को क्या किया था, डेवलप किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1926 में। ठीक है, फॉर स्टडिंग दी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड डिटरमाइन दी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ सच मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए इन्होंने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करा। इन्होंने बेसिकली प्रोटीन और हीमोग्लोबिन की स्टडी के लिए इन्होंने एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज को क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1926। द बेसिक पार्ट ऑफ एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज इज सिमिलर टू द प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज में जो चीज़ें थी वो भी वैसी सब चीज़ें यहीं पे भी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ऑप्टिकल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक्सेप्ट इट इज़ इक्विप्ड विद एन ऑप्टिकल सिस्टम, इट कैन स्पिन सैंपल अराउंड 60,000 RPM से ये अपने सैंपल को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, RPM यहाँ पे कितना अचीव कर सकते हो आप, 60,000 RPM देखने को मिलता है, और 6 लाख आपको देखने को मिलती है RCF, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिल जाती है, 6 लाख। ठीक है ना, और बाकी तो हमें पूरा नहीं देखना है कि क्या होता है। देख लो, इसके अलावा मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो,
ये आपके पास रोटर दिया हुआ है, नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके पास रोटर दे रखा है, रोटर दे रखा है। रोटर में आप क्या कर सकते हो, वर्टिकली आप ट्यूब्स को इंसर्ट कर सकते हो। दो ट्यूब्स बेसिकली इंसर्ट होते हैं, दो ही ट्यूब इंसर्ट होते हैं। एक देखो, बैलेंस सेल, यहाँ पे हम जो ये जो ट्यूब है, इसमें जो हम ट्यूब इंसर्ट करेंगे उसमें हमारे पास सैंपल नहीं होगा, वो बस हम ऐसे ही अपने सैंपल्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसका हम ये एम्प्टी रहता है, एम्प्टी रहता है तो कुछ भी आप चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो सो दैट हमारे सैंपल को बैलेंस कर पाए। हमें ऑब्जर्व किसको करना है, जो सैंपल, जिस सैंपल को हमें ऑब्जर्व करना है उसको हमें इधर डालना है सैंपल सेल में, ठीक है। तो देख लो, एक ये रहा, यहाँ पे एक आपका आएगा एक ट्यूब आपकी, जो एक सैंपल ट्यूब इधर आएगी, और बाकी एक बैलेंस ट्यूब बोलेंगे, सॉरी, बैलेंस ट्यूब को इस तरफ लगाना और सैंपल ट्यूब को इस तरफ, ठीक है, सैंपल ट्यूब को इस तरफ। अब जब सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, जब सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, तो आप क्या कहते हो, लाइट सोर्स को, जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स आंसर एंटर करेंगी, लाइट सोर्स आपके सैंपल ट्यूब में एंटर करेंगी, और वो एक सेकंड, ये हट क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुको। लाइट जो लाइट एंटर करेंगी आपके पास सैंपल ट्यूब में, वो फिर मिरर से होते हुए आपके डिटेक्टर पे आएगी, और डिटेक्टर हमारे मॉनिटर से जुड़ा होता है। जो डिटेक्टर होता है वो हमारे मॉनिटर से जुड़ा होता है, तो हम अपने सैंपल को एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, एट द टाइम हम अपने सैंपल को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके सैंपल ट्यूब क्या है, वर्टिकली है, जब उसको घुमाओगे, को घुमाओगे, वर्टिकल ट्यूब्स को जब घुमाओगे, तो क्या होगा ना, जो एयर होगा, सैंपल ट्यूब तो आपने पूरा नहीं भर रखा है, तो जो एयर होगा वो एक साइड आ जाएंगी, और जो बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो एक साइड रह जाएंगी। बाकी चीज़ को हमें ज़्यादा अभी देखना नहीं है, इस चीज़ को हमें ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है, बस हाँ, हमने देख लिया कि हाँ कुछ होता है इसमें, एक क्या ऑप्टिकल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्यूब्स को, अपने सैंपल ट्यूब को एट दैट टाइम हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, बस ये हमें यही तक कन्फाइन रहना है। हमें बस इतनी याद रहनी चाहिए कि हाँ, आरसीएफ की वैल्यू क्या रहती है, कि आरपीएम की वैल्यू क्या है, आरपीएम की वैल्यू 6000, आरसीएफ की वैल्यू 6 लाख, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया इसको। देखो, इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की है वो इतनी है कि हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मोलिकुलर वेट को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एंड कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन, इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और क्या किया कि साइंटिस्ट के नेम हमें याद रख लेना है, थियोडोर सिल्बर्ग ने इस चीज़ को डेवलप किया था। ईयर याद रखो ना रखो, एक ही बराबर है, ठीक है। हाँ, इन्होंने सेंट्रीफ्यूज को डेवलप किया किस चीज़ के लिए, इन्होंने स्टडी करना चाहा प्रोटीन का स्टडी और हीमोग्लोबिन की स्टडी, ठीक है ना। प्रोटीन और हीमोग्लोबिन की स्टडी करने के लिए इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, और इन्होंने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी निकाला बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स का, बहुत सारे हीमोग्लोबिन का, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट किया, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ये बिल्कुल काम की बातें नहीं है। हाँ, और दूसरा है कि इसमें आरपीएम की वैल्यू 60,000 हो सकती है, और आरसीएफ की वैल्यू 6 लाख तक हो सकती है, कम भी हो सकती है, और 6 लाख तक ये अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू 6 लाख तक अचीव की जा सकती है। और सिंपल सी बात है कि ऑप्टिकल सिस्टम होता है, मीन्स कि हम अपने सैंपल को ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन हम अपने सैंपल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यही चीज़ लैक कर जाती है किसमें, हमारी प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, दोनों में बस एक ही अंतर है, कि इसको आप, इसमें जो आपको जो फाइंडिंग्स है वो आपको लास्ट में पता चलेंगी, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद में। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन आप एनालाइज नहीं कर सकते अपने सैंपल को, ठीक है। बट हाँ, हम एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल्स को ड्यूरिंग दी सेंट्रीफ्यूगेशन हम उसको क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हो जाना। देखो, आप समझो, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने को समझाना चाहूँ, इनिशियली आपका ये ऐसा था, ठीक है ना, इसमें आपके पास पूरे सैंपल भरे हुए थे। जैसे ही आप इसको रोटेट कराओगे तो क्या होगा, जो आपके पास इधर एयर है, कुछ तो खाली जगह ये एयर है, ठीक है ना, थोड़ा चौड़ा बना दिया, पतली बना। जब आप इसको रोटेट कराओगे हाई स्पीड में,
तो जो हैवी जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो डेंसर पार्टिकल्स है इसमें, वो क्या होंगे, वो बिल्कुल इधर की ओर चले जाएंगे, ठीक है। और जो थोड़ा उससे कम है, जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम है उससे, वो इधर रहेंगे। जिसकी डेंसिटी और कम है वो इधर रहेगा, ठीक है। और क्या, जो एयर है, जो एयर है, जो आपके पास एयर है, वो आपको इधर देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस अभी जब इस मीडियम से लाइट पास कराओगे, इस मीडियम से जब लाइट पास कराओगे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा। इसको आप स्पीड बढ़ा के और सेंट्रीफ्यूज करो, तो ये और ये जो अभी ऐसा अभी कुछ दिखने मिल रहा है, लेकिन ये और चेंज हो जाएंगी जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, ठीक है। बस हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें ज़्यादा डिटेल में जाना, क्यों ही जाना, हमें जब उतना आएगा ही नहीं, हमारे काम का है ही नहीं वो, कि हमें बस इतना याद रख लेना है, हमें बस इतना याद रख लेना है कि हम अपने पार्टिकल्स के मूवमेंट को, डिटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने पार्टिकल्स के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, लाइट की एब्जॉर्प्शन से, दूसरा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आने से, लाइट के एब्जॉर्प्शन से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आने से, ये हम अपने इसके थ्रू हम अपने पार्टिकल्स के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक ग्राफ भी बनता है, वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। हमारे पास जितना है हमें बस उतना ही देखना, और ये डायग्राम, पूरा डायग्राम आपको याद नहीं रखना, ठीक है ना। बस हाँ, याद रहना चाहिए कि लाइट सोर्स को यूज़ करके हम अपने सैम्पल ट्यूब को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग दी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देख लो, ये सिंपल से कुछ हैं क्वेश्चंस। सेंट्रीफ्यूगन इक्विप्ड विद एन ऑप्टिकल डिटेक्टिंग सिस्टम, ये कहाँ पे होता है ऑप्टिकल डिटेक्टिंग सिस्टम, ये एनालिटिकल में होता है ना। ऑप्टिकल डिटेक्टिंग सिस्टम आपके पास एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में देखने को मिलता है। लास्ट में आ जाओ, सॉरी दूसरे में आ जाओ, पैलेटिंग हीट सेंसिटिव सैंपल, हीट सेंसिटिव रेफ्रिजरेशन यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज, पैलेटिंग ऑफ स्मॉल वॉल्यूम के लिए आप माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हो। आप ऐसे समझो ना, माइक्रो का मतलब कम, माइक्रो का मतलब छोटा, मतलब माइक्रो मतलब कम, ऐसा कुछ मान लो। तो हाँ, स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम माइक्रो को यूज़ करते हैं। अब क्या, 42 इतना डिग्री सेंट्रीफ्यूज का क्या है एंगल, ये आपके पास फिक्स्ड एंगल रोटर में देखने को मिलता है। लास्ट, पैलेटिंग ऑफ ब्लड सेल्स एंड, ये तो सबसे पहले ही बात किया था हमने, बेंच टॉप में बात की थी इस चीज़ की, बेंच टॉप में बात किया था, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके ऊपर जो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे वो भी सिंपल रहने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। जितनी बातें हमने की है उसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल अंदर बिल्कुल डिटेल में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। जो हमने बात करी उतनी ही आएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन 4 टाइप की है। बेंच टॉप तो सबसे ईजी है, सबसे ईजी है क्या इसका, ये आपको RCF की वैल्यू याद रखनी है। RCF की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। ये क्या काम में आता है, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, सीरम, इन सब के सेपरेशन में काम में आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। और सेल कल्चर एप्लीकेशन में भी हम इसका यूज लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रो में हमने बात किया था कि ये कम वॉल्यूम के लिए होता है, इसका RCF का वैल्यू आपको याद रख लेना है, RCF की वैल्यू याद रख लेनी है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड के पैलेटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रोटीन के पैलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। विद और विदाउट रेफ्रिजरेशन हो सकता है, इसमें रेफ्रिजरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और बात कर रहे थे रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज की, इसमें तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा ही होगा, नाम में ही है। कैन जनरेट हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे आपको RCF की वैल्यू याद रखनी है 60,000। रोटर का साइज़ यहाँ पे वेरी करता है, ठीक है। रोटर का साइज़ और शेप वेरी करता है, साइज़ और टाइप वेरी करता है, ठीक है ना। डिपेंड ऑन रोटर का साइज़ और टाइप, तो हम बता सकते हैं कि कितना ट्यूब्स हम इंसर्ट कर सकते हैं और क्या वॉल्यूम रहने वाली है हमारे ट्यूब्स की, ठीक है ना। हमारे सैंपल ट्यूब की वॉल्यूम क्या रहने वाली है, ये हमारे रोटर पे डिपेंड करती है यहाँ पे।